वैद्युत चालन। वैद्युत चालन में हम लोग ने धारा पढ़ लिया था और उसके बाद किसी वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन की गति के कारण धारा का प्रवाह देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे इसमें किसी ठोस में धारा का प्रवाह क्यों होता है, किसी भी ठोस में धारा का प्रवाह क्यों होता है, या ठोसों में धारा का प्रवाह कैसे होता है। मान लीजिए कोई ठोस है, वैद्युत चालक है। किसी भी ठोस में विद्युत चालन की क्रिया मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। कोई भी पदार्थ है, पदार्थ किससे बनेगा? अणुओं से बनता है। अणु जो है परमाणु से बनता है। अब परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये हो गया आपका परमाणु और ये हो गया उसका नाभिक, और इसके बाहर वृत्ताकार कक्षा में आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। पहले कक्षा में तो यही होता, कितना भर दे रहे हैं जी। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इस तरह से जो पदार्थ होता है वह असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जब इस पदार्थ को कहीं से ऊर्जा मिल जाती है, जब इस पदार्थ को कहीं से ऊर्जा मिल जाती है तो ये पदार्थ का जो इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्य इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, वह उस ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद अपनी कक्षा को छोड़ के बाहर चला जाता है। जब अपनी कक्षा को छोड़ के बाहर चला जाएगा तो यहाँ एक मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस परमाणु के बाहर ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इस क्रिस्टल के अंदर, ये जो क्रिस्टल है, जो ठोस पदार्थ है, इस पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करने लगते हैं। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही ठोसों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठोस में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक समझ में आया? एक होता है श्रांतिकाल। श्रांतिकाल क्या होता है आपका? श्रांतिकाल, अब देखो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करेंगे। ये और ये धनावेशित है। परमाणु कैसा है? धनावेशित है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा तो धनावेशित भाग इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित तो अपनी तरफ खींचेगा, तो आकर के इससे टकराएगा, फिर यहाँ से चलेगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा। इस तरह से टकराते हुए गति करता रहता है। तो इसकी गति, इलेक्ट्रॉन की गति क्या इसमें आसान है? यहाँ से यहाँ तक इसको पहुँचने में काफ़ी समय लग सकता है, काफ़ी समय लग सकता है। सीधे रेखा में चलना होता तो आराम से चल के पहुँच जाता तुरंत ही। इधर गया, यहाँ टकराया, यहाँ से यहाँ टकराया, यहाँ से यहाँ टकरा के यहाँ पहुँच सकता है, यहाँ से यहाँ टकरा गया, यहाँ टकरा गया, ऐसा इधर उधर टकरा करके घूम रहा है। तो श्रांतिकाल क्या होता है? किसी भी परमाणु के द्वारा या किसी भी इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच लिए गए समयांतराल को श्रांतिकाल कहते हैं। दो क्रमागत लगातार दो टक्करों के बीच लिया गया जो समयांतराल होता है उसी को मतलब क्या कहते हैं जी? श्रांतिकाल कहते हैं। श्रांतिकाल को हम लोग ताऊ से दिखाते हैं, समझे? और किसी भी पदार्थ का अगर हम बताओ, अगर इस पदार्थ को अगर हम हीट करें, ऊष्मा दें, गर्म करें, तो क्या होगा? आपको पता है कि पदार्थों को जब ऊष्मा दी जाती है, गर्म किया जाता है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक गतिशील हो जाते हैं, अधिक गतिशील होंगे। जब अधिक गतिशील होंगे तो इनके बीच लिया गया जो टक्करों का समयांतराल है वो घटेगा कि बढ़ेगा? भाई बताओ, आराम से पहले जाके टकरा रहा था, टन टन, आराम से टकरा रहा था। अब आपने क्या किया? ताप दे दिया, हीट कर दिया, गर्म कर दिया। जब आपने इसको हीट कर दिया, गर्म कर दिया, तो इसका वेग क्या हो गया? बढ़ गया, टन टन टन, फटाफट जाके लड़ा कि नहीं? तो बताओ श्रांतिकाल क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? वेग बढ़ गया, वेग बढ़ गया तो बताओ टक्कर में लिया गया समय कम होगा कि नहीं होगा? तो ताप बढ़ाने पर श्रांतिकाल घटता है। ताप अगर बढ़ेगा, थीटा का मान, ताप का मान अगर बढ़ाइएगा तो श्रांतिकाल का मान घटेगा। अर्थात इन दोनों में रिलेशन कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती का। तो जो श्रांतिकाल होता है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता
है। श्रांतिकाल ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है। अभी जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन था जिसके कारण ठोस में वैद्युत चालन की क्रिया संभव हुई है, अभी ये इधर उधर गति कर रहा था। अभी क्या कर रहा था? इधर उधर गति कर रहा था, एक नियत दिशा में, एक निश्चित दिशा में गतिमान नहीं था। अगर जो हम इस चालक को, अगर हम इस चालक को जिसमें वो मुक्त इलेक्ट्रॉन था, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस चालक है, चालक की लंबाई L है। चालक की लंबाई कितनी है जी? L है। इस चालक को अगर हम बैटरी से जोड़ दें, इस चालक को हम क्या करें जी? बैटरी से जोड़ दें। जब हम इस चालक को बैटरी से जोड़ेंगे तो इनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। जब इनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा तो इस चालक में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चालक में क्या होगा जी? चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब जब चालक के बाहर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो इस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगने लगेगा। जब किसी भी आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है कि नहीं? F बराबर QE बल लगता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है तो इस पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। F बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश सर E होता है तो F बराबर EE बल इस पर लगने लगेगा। और जब इस पर एक बल F बराबर EE लगेगा तो इस बल के कारण न्यूटन साहब के अनुसार इसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, स्मॉल a त्वरण लगने लगेगा। और इस त्वरण के कारण ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसको एक नियत वेग प्राप्त हो जाएगा। इसी नियत वेग को हम क्या कहते हैं जी? अनुगमन वेग कहते हैं। इसी नियत वेग को क्या कहा जाता है? अनुगमन वेग कहा जाता है। अनुगमन वेग को Vd से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग को Vd से प्रदर्शित करते हैं। तो आप क्या लिखोगे? जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो चालक के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल F बराबर EE लगने लगता है, जिसके कारण चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में एक त्वरण A उत्पन्न हो जाता है और चालक को एक नियत वेग भी प्राप्त हो जाता है, जिसे अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। अनुगमन वेग का सूत्र, अनुगमन वेग का सूत्र। देखो, माना एक चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल L है और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। बैटरी से जोड़ दिया गया है। बैटरी से जोड़ने पर इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है। इतना हम लोग थ्योरी में लिखेंगे। अब यहाँ से देखो, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा? EE। ठीक है। इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण A बराबर क्या होता है जी? F बटा M का। इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण A बराबर F बटा M। F का मान आप निकालो, यहाँ से पुटअप कर दो तो EE बटा M हो जाएगा। EE बटा M। आप जानते हो कि A बराबर होता है, त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो A बराबर dV बटा dt।
तो ए की जगह हम इतना पुटअप कर सकते हैं, डी बटा डी टी बराबर ई बटा एम का। तो डी भी बराबर क्या हो जाएगा, ई बटा एम डी टी का। दोनों पक्षों का समाकलन कर दो। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर भाई इसका आप समाकलन कहाँ से कहाँ तक करोगे, प्रारंभ में इसका वेग 0 और अनुगमन वेग तक इसका हम समाकलन करेंगे, तो 0 से VD तक। इसके बाद ये आप समाकलन करोगे ई बटा एम का dt, इसका t के सापेक्ष समाकलन करोगे 0 से कहाँ तक, श्रांति काल तक, ताऊ तक आप समाकलन करोगे इसका। यहाँ से देखो जब हम dv का समाकलन करेंगे तो क्या होगा, v होगा, dv का समाकलन v होगा 0 से vd तक, और ई बटा एम ये कांस्टेंट होगा, इसका समाकलन तो होगा नहीं क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, और इसका समाकलन dt का t होगा 0 से ताऊ तक। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक बार v का मान vd और एक बार v का मान 0 रखेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, v माइनस 0 बराबर होगा ई बटे एम का t का मान एक बार ताऊ रखोगे और एक बार 0 रखोगे, तो यहाँ से आपको v बराबर मिल जाएगा, vd रखना है ना इसका मान जी, vd बराबर आपको मिल जाएगा ई बटा एम ताऊ का। अनुगमन वेग का ये फॉर्मूला मिल गया एक। आप जानते हो कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो v बटा एल भी होता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, v बटा एल होता है। तो यहाँ से अगर ई की जगह पर हम v बटा एल रखें तो vd बराबर मिल जाएगा ई v बटा एम एल ताऊ का। एक फार्मूला ये भी आपको मिल जाएगा अनुगमन वेग का। तो अनुगमन वेग का दो सूत्र हमने निकाल दिया आपको, एक वैद्युत क्षेत्र के पदों में और एक विभवांतर के पदों में। अनुगमन वेग और धारा में संबंध है। अनुगमन वेग और धारा में संबंध देख लो बाबू। मान लो तुम्हारे पास ये कोई चालक है, इस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। चालक है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। चालक की लंबाई l है और इसके चारों ओर स्थापित वैद्युत, जब इसको बैटरी से जोड़ देंगे तो इसमें स्थापित वैद्युत क्षेत्र E है। चालक के प्रति एकांक लंबाई में प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। स्मॉल n क्या है, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन का वेग Vd है। अनुगमन वेग क्या है, Vd है। बात समझे। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप बताओ भाई, यहाँ से 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है। तो 1 सेकंड में जब यहाँ से गुजरेगा तो n a Vd,
कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? टी सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टी सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd इंटू टी हो जाएगा। अगर हम कुल आवेश की बात करें कि कुल आवेश कितना होगा, यहाँ से गुजरने वाला कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश Q बराबर Ne, यहाँ पर हमने कैपिटल N लिया है जो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है। पूरे इस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कैपिटल N है, और एकांक आयतन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने है? स्मॉल n हमने माना है। तो कैपिटल N और स्मॉल n में अंतर समझ रहे हो ना सब? तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Ne हो जाएगा यहाँ से आपके पास। तो यहाँ से अगर हम कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये हो जाएगी आपके पास। तो Q बराबर आपके पास निकल जाएगा NaVd T इंटू ई का, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम धारा निकालें, धारा I बराबर क्या होता है जी? Q अपॉन T। तो Q का मान NaVd T इंटू ई बटे T का, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा I बराबर NeAVd का, ये हो जाएगा। या आप लिख सकते हो Vd बराबर I अपॉन NeA का, Vd बराबर I अपॉन NeA का। यही आपका अनुगमन वेग, यही अनुगमन वेग और धारा में संबंध है, संबंध का सूत्र है। धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या होता है भाई? अगर कोई चालक है, चालक के किसी एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाले धारा को हम उस पृष्ठ का धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाले धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं, इसे J से प्रदर्शित करते हैं। J बराबर हो जाएगा आपका I अपॉन A का। J बराबर क्या हो जाएगा? I अपॉन A का। अगर हम यहाँ से मात्रक की बात करें, इसके मात्रक क्या होगा इसका, तो आपको पता है धारा का मात्रक क्या होता है जी? एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक मिल जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और धारा घनत्व जो है वो सदिश राशि होती है। धारा घनत्व कैसी राशि है जी? सदिश राशि है। अगर हम इसके बीमा की बात करें कि बीमा क्या होगा, तो बीमा आप यहाँ से निकाल लो। J बराबर I अपॉन A से, I की बीमा A और A क्या है? एरिया। एरिया का बीमा L स्क्वायर। तो आपको यहाँ से J की बीमा मिल जाएगा A L पे -2 का, या आप इसको लिखो L पे -2 A। ये इसकी बीमा निकल गई। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में
संबंध। देखो अभी आप पढ़े हो कि J बराबर क्या होता है, I/A। J बराबर I/A होता है, और I बराबर तुमको पता है क्या निकाले हो, NEAVD। I बराबर अभी तुमने निकाला क्या, I बराबर NEAVD निकाले हो। तो जहाँ पर I है वहाँ पर हम रख सकते हैं NEAVD बटा A का, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो J बराबर मिल जाएगा NEVD का। यह मिल गया आपको धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। यही धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक।